गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अब तक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इसमें इसके नेक्स्ट टॉपिक है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर ये बताया गया है कि इसके अंदर ये जो तीन प्रोसेस होते हैं जिनसे लास्ट में एक्सक्रेशन बनता है। तो पहले फिल्ट्रेशन हो गया, फिर फिल्ट्रेशन के बाद जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है 2 नंबर पे। जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये यहाँ से वापस इसमें ब्लड कैपिलरीज में आ गया और फिर कुछ सब्सटेंस जो है ब्लड कैपिलरी से वापस इसे ट्यूब्यूल्स के अंदर आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिक्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। और इससे फिर क्या बनता है, एक्सक्रेशन का जो प्रक्रिया है वो उसे पूरी होती है। ठीक है। तो एक्स जो होता है एक्सक्रेशन, ये सिक्रेशन के बाद और रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो चीज़ बचती है वो क्या होती है, एक्सक्रेशन कहलाती है। ठीक है। तो एक्सक्रेशन सॉरी जो जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि लगभग 180 जो लीटर जो ब्लड है वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 179 या उससे कुछ कम ही जो होता है वो पूरा क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रकार 1.5 लीटर तक ही यूरिन जो होती है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। बाकी पूरा जो बचा होता है उसे हमारी जो किडनी होती है उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया जो होती है यह कहलाती है। ठीक है। तो बोमेन कैप्सूल से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब होता है वो ट्यूब्यूल के द्वारा पास होते हुए कलेक्टिंग ट्यूब्स तक जाता है, और इस दौरान उसके अंदर बहुत से चेंजेस होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो वैसे तो दो प्रकार का होता है, एक्टिव प्रोसेस या पैसिव प्रोसेस। जो पैसिव प्रोसेस होता है उसको हम बैक डिफ्यूजन भी कहते हैं, या वो फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर जो है एनर्जी यूज होती है। ठीक है ना। तो इसके लिए जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये जो हमारी जो ये नेफ्रॉन होती है इसकी अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वहाँ पर ये अलग अलग होता है। ठीक है। तो उसके द्वारा इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि पीसीटी के अंदर जो कुछ पदार्थ का होता है, फिर क्या होता है यू डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, सीटी है, तो उनमें अलग अलग प्रकार से इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। और इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है नहीं कि एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्टिव प्रोसेस और सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस। और सेकेंडरी एक्टिव जो एक्टिव प्रोसेस होता है उसमें यूनिपोर्ट होता है। ठीक है। जिसमें एक ही पदार्थ का मूवमेंट होता है, और एक होता है सिम्पोर्ट, इसमें दो पदार्थ का साथ साथ होता है, एंटीपोर्ट होता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो ये सब प्रक्रिया हमने सब इसके बारे में हम जानते हैं, इसको यहाँ पर हम नहीं बताएंगे। और तो जो ये रीअब्जॉर्प्शन है इसके बारे में हम सबसे पहले प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनके बारे में हम इसको अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि जो पीसीटी होती है ये जो बोमैन कैप्सूल है उसी से उसका बिहाइंड जो एंड होता है वहां से ये शुरू होती है। और पीसीटी जो होती है ये इस काम के लिए पुनः अवशोषण के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूलित होती हैं। इनके अंदर अबंडेंट मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में माइक्रोविलाई भी मिलते हैं उनकी इस साइड में। जब हम इन सेल के अंदर पढ़ते हैं तो जैसे डायग्राम होगा, जैसे कि ये ऐसे ऐसे माइक्रोविलाई है, ये एपिथेलियल सेल है और ये इनका ल्यूमेन होता है। और इधर यहाँ पर जो ये फ्लूइड होता है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और यहाँ पर ये क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो ये ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो जब रीअब्जॉर्प्शन होता है तो जो ये लूमन है यहाँ से रीअब्जॉर्ब होके ये जो एपिथेलियल सेल से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और यहाँ से फिर वो ब्लड कैपिलरीज होते हुए जाता है। ठीक है। और ये जो सेल होती हैं इसकी, ये हिस्सा जो इसको हम बेसोलेटल, ये इसका एपिकल रीजन होता है, जो इस साइड में होता है लूमेन में,
और बाकी इसका क्या होता है, बेसो और लेटरल जो होते हैं इसके पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। माइक्रोविलाई की वजह से जो है इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सभी जो ग्लूकोज और एमिनो एसिड जो होते हैं वो लगभग 100% जो है यहाँ पर उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन जो होते हैं वो लगभग 65% जो होता है उनका रीअब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर लगभग इतना रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके अंदर ग्लूकोज और एमिनो एसिड है और सोडियम और पोटेशियम आयन, जैसे आपको यहाँ पर मैंने ये दिखाया है बच्चों, इसके अंदर जो होता है ये पीसी के अंदर ही जैसे ग्लूकोज है ये यहाँ पर दिखा रखे है, ये इस एरिया में इनका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, यूरिया, यूरिक एसिड होती है, तो इसमें जो आवश्यक होते हैं। अच्छा, ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर आपको एक बात और बताएंगे, उसको हम एक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है वो इसके अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो पहले आपको एक बार वो और बता देते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है और उसके अंदर जो है उनको कैसे हम अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें एक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है। तो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या होता है कि मिलीग्राम के अंदर जो भी सब्सटेंस होता है इसके अंदर रीअब्जॉर्ब्ड और सिक्रेटेड जो होती है पर मिनट में कितनी होती है उसे उसे क्या बोलते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है। यानी कि जब उसको या तो रीअब्जॉर्ब होता है या ट्रांसपोर्ट होता है तो कितना मैक्सिमम उसको एक मिनट में वो हो पाता है। और इसके लिए क्या होता है कि सैचुरेशन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये एक कैरियर प्रोटीन के द्वारा होता है। तो जितने प्रोटीन वहां पर उपस्थित होते हैं, मान लीजिए 5 कैरियर प्रोटीन है वहां पर, तो 5 मोलिक्यूल का ही ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये क्या उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हो गया। और जब उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है तो वहां पर जो है उसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू भी हो जाती है, जिसके बाद जो होता है वो पदार्थ का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है और वो हमारी ब्लड से, सॉरी यूरिन से क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। और इसके आधार पर जो केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं, एक हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू है, एक मिडिल थ्रेशोल्ड वैल्यू है, एक क्या है लो या नो थ्रेशोल्ड वैल्यू होते हैं। तो जो हाई होता है इसका मतलब क्या होता है, वो कंप्लीटली रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक उस लिमिट तक होता है। जैसे कि ग्लूकोज है, ये हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू का होता है, तो इसकी जैसे वैल्यू 375 मिलीग्राम पर मिनट जो होती है, या 300 मिलीग्राम पर मिनट फॉर वुमेन के लिए इसकी वैल्यू होती है। तो ये जो फिल्ट्रेट बनता है, इस फिल्ट्रेट में इसकी वैल्यू जो होती है ग्लूकोज की 125 मिलीग्राम पर 100 ml के लगभग इतनी बनती है। तो ये लगभग क्या होता है यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन कई बार जो होता है जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो जब जो होता है यह ग्लूकोज जो होता है ये हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके बाद इसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तब बीमारी क्या होती है, डायबिटीज मेलिटस जो है वो बीमारी इसके अंदर हो जाती है। तो ये इस प्रकार ये था बच्चों, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट जो मैक्सिमम होता है इस प्रकार की थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। जैसे कि ग्लूकोज की इन्होंने ये इस मिलीग्राम पर मिनट में है, उसको हम निकालते हैं तो 200 मिलीग्राम पर 100 ml भी होती है वो, ठीक है ना। तो और प्रोटीन्स के लिए इसकी वैल्यू होती है टीएम की 30 मिलीग्राम पर मिनट है। एमिनो एसिड की होती है 1.5 mm पर मिनट के अंदर ये आती है, ठीक है। तो ये इसकी एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो ये है प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपको बता दिया। अब हम जो पढ़ रहे थे वो पीसीटी के अंदर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो आपको जैसे बताया था कि पीसीटी के अंदर जो है किस किस केमिकल का क्या होता है, रिएब्जॉर्प्शन होता है, कितना होता है, वो आपको हमने पढ़ाया था। तो पीसीटी के अंदर जो है वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, आयंस, ये वहां पर क्या होते हैं, इसका अब्जॉर्प्शन होता है। सोडियम डिफ्यूज इनटू द सेल्स होता है, ठीक है। और यानी कि इसका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो लगभग 65% जो होता है इसमें उन्होंने बता रखा है सोडियम का, पोटेशियम का, बाइकार्बोनेट का क्या होता है यहाँ पर अब्जॉर्प्शन हो जाता है। पीसीटी के अंदर क्या होता है, सिक्रेशन भी होता है वैसे तो, ठीक है। सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड है या बेस है या एच आयन जो होता है उनका जो होता है ट्यूबुल के लुमेन के अंदर क्या होता है, इसमें सिक्रेशन इन्हीं के द्वारा क्या होता है ये होता है, ठीक है। तो ये जो पीसीटी जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होती हैं उनके अंदर बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो भी रीअब्जॉर्ब होते हैं, फिल्ट्रेट के द्वारा होता है।
और कुछ यूरिया जो होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव प्रोसेस के द्वारा ये होता है इसके अंदर। ठीक है, और बाकी जो है ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, अमीनो एसिड, वो क्या होते हैं, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा इसमें उनका अब्जॉर्प्शन होता है। तो इस प्रकार ये बता रखे अभी, इनके अंदर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम, या सीक्रेट जो भी होती है पर यूनिट टाइम में मैक्सिमम अमाउंट जो होती है, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस एट विच इट एक्सीड्स टीएम, यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, उसके ऊपर जो होती है, ये इसकी वैल्यू कहती है। तो ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स आपको जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये एच आयंस और ऑर्गेनिक एसिड्स या बेसिस का सीक्रेट करता है इसके अंदर, ये इसके अंदर आते हैं सीक्रेट होके, ठीक है ना भाई, ये ऐसे आते हैं। और रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपको यहाँ पर बता दिया, सोडियम, Cl, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, H2O, ग्लूकोज और एमिनो एसिड का इसमें क्या होता है, ये ऐसे होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो इसके अंदर भाग आता है, वो क्या होता है, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर ये आपको भी ऐसे जो मैंने बताए थे, सोडियम पोटेशियम पंप है, तो 3 सोडियम आयंस ये जाएंगे, ये इसकी ट्यूबुल सेल है, ये ल्यूमेन है, यहाँ पर बता रखे ये ल्यूमेन है सेल का, ये एपिथेलियल सेल होगी, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। तो जैसे आपको बताया था ना सोडियम पंप होता है, तो ये सोडियम आयंस ऐसे बाहर आए और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हुए कहाँ चले गए, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और ये पोटेशियम अंदर आते हैं और फिर बाद में ये चैनल के द्वारा ये भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसकी अलग अलग जो ये सेल्स होती हैं, ये यहाँ पर ये होती हैं, ये इसका ये एरिया होता है एपिकल रीजन। यहाँ पर ये सोडियम के साथ क्या होता है, ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और उसके साथ क्या होता है, ये ग्लूकोज का भी हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट, और इसको हम सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी इसके अंदर ये ऐसे होता है। ये तो प्राइमरी है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर डिफ्यूजन के द्वारा डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपकी प्रोक्सिमल आ गया। फिर उसके बाद जो है प्रोक्सिमल ट्यूबुल जो होती हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स जो होते हैं उनका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है कुछ मात्रा में, और वो जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिखाया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ऐसे एक पिनोसोम के रूप में बना देती है, पिनोसाइटिक ये वेसिकल बनती है, और इसके रूप में क्या होता है, उनका अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ड्रग्स वगैरह होती हैं उनका भी साइड उनके लिए सीक्रेशन आपको मैंने बता दिया था, ऑर्गेनिक एसिड बेस थे भी, ड्रग्स हैं, टॉक्सिन और पीएएस जो है वो भी यहाँ पर सीक्रेट होता है। लूप ऑफ हेनले, जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, या हेनलेज लूप है, इसके दो भाग होते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग, और एक हेयर पिन लूप होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका जो डिसेंडिंग लिम होती है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम पर दिखा रखे हैं, ये डिसेंडिंग लिम, ये लूप ऑफ हेनले है, तो इसका जो है वाइड पार्ट भी जो होता है वो इम्परमिएबल होता है टू आयंस, यूरिया और वाटर होता है। ठीक है, तो ये जो डीसीटी से लगभग जो आइसोटोनिक जो फिल्ट्रेट आता है वो यहाँ से आगे पहुँचता है, और ये कहा जाता है फिर नैरो रीजन के अंदर वहाँ पर जाता है। और जो नैरो रीजन जो होती है यह परमिएबल टू वाटर होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, क्योंकि ये मेडुला रीजन के अंदर पहुंच गई, तो उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है NaCl की और यूरिया की, तो वाटर के लिए परमिएबल भी है, तो इससे जो है पानी बाहर निकल जाता है, और जब यहाँ से पानी बाहर निकलेगा तो यानी कि ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसके अंदर बन जाता है। ठीक है ना, तो जैसे आपको यहाँ दिखा रखा है, इसमें वाटर क्या होता है, ये बाहर निकलता है क्योंकि ये परमिएबल होती है, और यहाँ से ये इसके द्वारा पानी क्या होता है, ये बाहर आ जाता है, तो इससे ये हाइपरटोनिक हो जाता है। फिर ये हाइपरटोनिक जो यूरिन है ये कहाँ पहुंच जाता है, असेंडिंग लिम के अंदर जाता है, और जो असेंडिंग लिम है वो ये असेंडिंग लिम जैसे अलग कलर से दिखा रखी है, तो असेंडिंग लिम जो होती है ये इम्परमिएबल होती है टू वाटर, यानी कि अब यहाँ से पानी तो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और इसका भी ये नैरो पार्ट है, और थोड़ा सा क्या होता है पूरा वाइड पार्ट होता है। जो नैरो पार्ट होता है वो परमिएबल होता है तो इनऑर्गेनिक जो होते हैं आयन, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, Cl है और यूरिया के अंदर ये आते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये डिफ्यूजन के द्वारा क्या होते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा यूरिया जो होता है वो इसके अंदर चला जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर ये दिखा रखा है, सोडियम, Cl, पोटेशियम, कैल्शियम, SCO3, मैग्नीशियम जो है ये ऐसे बाहर निकलते हैं, और H आयन जो है इसके अंदर यहाँ पर ये आते हैं, जो कि काफ़ी
महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है H आयन जो यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, जो बाइकार्बोनेट जो होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं H2CO3 में और उसको ये तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से भी जो है ये हाइपर ऑस्मोटिक इस भाग के अंदर ये आते हैं। और इसका जो थिक पार्ट होता है वो भी क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो आयंस होते हैं, ठीक है ना, तो उसको भी यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो होता है रेनल मेडुला में बाहर निकाल देता है। तो यानी कि ये भी अब क्या हो गया, आयंस बाहर निकल गए, यानी कि ये भी क्या होगा, कंसंट्रेटेड हो जाता है यूरिन, ठीक है ना, हाइपर टोनिक होता है, ठीक है। नहीं ये भी बाहर निकल जाते हैं तो क्या होगा, वो हाइपोटोनिक हो जाता है टू द प्लाज्मा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक हो गया क्योंकि ये Cl वगैरह बाहर निकल गया ना, तो उसमें टोनिसिटी क्या होती है, वो कौन सी हाइपो, यहाँ पर लिखा हुआ है ये हाइपो, हाइपोस्मोटिक है, ठीक है भाई। तो ये है, तो ये जो है हाइपोस्मोटिक हो जाता है क्योंकि Cl वगैरह इसमें ये इससे बाहर निकल जाते हैं। अब इसके अंदर जो है नेक्स्ट पार्ट आता है और उसका नाम है डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स। ये जो होती हैं इनके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टल जो कन्वर्टिव ट्यूब्यूल्स होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो भी होते हैं, तो इनके अंदर जो होता है प्लाज्मा का जो वाटर का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो एक प्रकार का हार्मोन होता है ADH हार्मोन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कि वाटर का जब हम अब्जॉर्प्शन पढ़ा है तो उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं ओब्लिगेटरी वाटर अब्जॉर्प्शन, 85% जो होता है वाटर का अब्जॉर्प्शन ओब्लिगेटरी होता है, वो हमेशा होता रहता है। और जो 18% जो बच गया, यानी कि 85 के बाद 15% जो बच गया, जिसमें लगभग 18 लीटर जो वाटर होता है, उसका अब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन होता है। एंटी डायोटिक हार्मोन जो होता है वो उस वाटर का अब्जॉर्व करता है अगर रिक्वायरमेंट है तो। और अगर ये हार्मोन नहीं बनता है तो इतने लीटर वाटर जो उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है और वो हमारी बॉडी से क्या होता है फिर बाहर निकल जाता है। तो वाटर का अब्जॉर्प्शन और जो इनऑर्गेनिक जो आयन होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन जो यहाँ पर हार्मोन के अंडर में होता है, ठीक है। तो DCT में CT में इनके अंदर भी हार्मोन निकलता है, इसका नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन होता है, ये भी इनके अंदर ये आता है। और यूरिया भी जो होता है वो भी इनसे बाहर निकल जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, जिससे कि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इनके अंदर, इसके अलावा जैसे इन्होंने बता रखे अभी ADH है, सोडियम क्लोराइड आयन भी क्या होते से बाहर निकल जाते हैं, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आयन भी ऐसे बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसके अंदर ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट होता है और ये इस प्रकार ये इसके अंदर जो ये DCT जो होती है इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये ट्यूबुलर जो है रीअब्जॉर्प्शन जो है उसके बारे में ये पूरा बताया गया है, ठीक है। इसका कंट्रोल भी होता है और वो भी अलग अलग इसके अंदर क्या होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं। तो भाई ये था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अगला टॉपिक है सिक्रेशन। सिक्रेशन जो होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जब यूरिन का निर्माण होता है तो सिक्रेशन के द्वारा भी होता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कि मेराइन फिशिस हैं और कुछ और जीव होते हैं, उनके अंदर जो है यूरिन का निर्माण सिर्फ किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के वगैरह सिर्फ सिक्रेशन के द्वारा ही होता है, क्योंकि उसमें बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर भी कुछ भाग जो है सिक्रेशन के द्वारा भी बनता है और डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस सिक्रेशन भी एक मेन रोल अदा करता है। तो इसके अंदर जैसे कि क्या होता है, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये इसके अंदर आते हैं। क्रिएटिनिन है, हिप्यूरिक एसिड है, फॉरेन सब्सटेंस है जैसे ड्रग है, पेनिसिलिन वगैरह जो होती हैं वो एक्टिवली सीक्रेट की जाती हैं इनटू द फिल्ट्रेट इन द PCT, जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होती है वहां पर उनका सीक्रेशन होता है। हाइड्रोजन आयन जो है, अमोनिया भी जो होते हैं वो भी सीक्रेटेड होते हैं। पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, SCO3 जो है वो भी सीक्रेटेड होती हैं, DCT के अंदर भी होते हैं, PCT के अंदर भी हो गए और ये आयंस कहाँ होते हैं, DCT के अंदर। और यूरिया जो होती है वो जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वहां से डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, अंदर एंट्री करता है। तो इस प्रकार ही इन जो ये H आयन है, अमोनियम आयन जो है, ये ब्लड के सवाल बॉडी से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे ब्लड की pH जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है, बनी हुई रहती है, ठीक है। तो हमारे अंदर इतना इसके अंदर रोल होता है। लेकिन मैराइन फिश है, डेजर्ट एम्फीबियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं,
जिसमें ग्लोमेरुलाई नहीं होती, बोमेन कैप्सूल नहीं होती, वहां पर ट्यूबुलर सीक्रेशन ही मुख्य जो तरीका होता है वो क्या होता है, एक्सक्रेशन का होता है। और जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बहुत ही एक लेवल से नीचे आ जाता है और उसमें फिल्ट्रेशन रुक जाती है। तब जो यूरिया है, यूरिन सॉरी, उसका निर्माण भी किससे होता है, इसी के द्वारा होता है, सीक्रेशन यानी कि श्रावण के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था भी सीक्रेशन के बारे में।